तो आज हम लोग का इंडियन पॉलिटी का 5वां क्लास है और आज हम लोग जो पढ़ेंगे शासन प्रणाली के विभिन्न स्वरूप। जो गवर्नमेंट सिस्टम है इसका जो विभिन्न टाइप्स है, भिन्न भिन्न प्रकार के जो डिफरेंट टाइप्स है। जैसे कि भारत में क्या है, अगर भारत को लेके चले तो यहाँ पर डेमोक्रेसी भी है, भारत में डेमोक्रेसी है। अब साथ में ये रिपब्लिक भी है। अब उसी तरह ब्रिटेन को लेते हैं। अब ब्रिटेन में क्या है, वहां भी डेमोक्रेसी है लेकिन वहां रिपब्लिक नहीं है, वहां मोनार्की सिस्टम है। उसी तरह और भी अलग दे। अब चीन है, चीन में क्या है, वहां एक पार्टी का शासन चलता है, कम्युनिस्ट पार्टी। वहां उसी पार्टी का शासन चलता है, चुनाव वही लड़ते हैं। या फिर यदि दूसरे पार्टी को चुनाव लड़ना है तो क्या होगा, कम्युनिस्ट पार्टी से पहले अनुमति लेना होगा। यदि कम्युनिस्ट पार्टी अनुमति देगी तो फिर जाकर के वो पार्टी चुनाव लड़ सकती है, नहीं तो नहीं। तो चीन का ये है। उसी तरह अलग अलग देशों का अलग अलग गवर्नमेंट सिस्टम होता है। तो आज हम लोग उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। आवाज जा रही है ना सही से? आवाज जा रही है सही से? हेलो, आवाज सही से जा रही है मेरी? आवाज क्लियर। चलिए ठीक है। अब हम लोग समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं शासन समूह में शामिल व्यक्ति के आधार पर। जो शासन समूह में शामिल व्यक्ति होते हैं उसके आधार पर अगर हम लोग देखें तो इसमें कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला है, इसमें देखते हैं, एक होता है मोनार्की, राजतंत्र। राजतंत्र, मोनार्की सिस्टम जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। ठीक है, हम लोग इसके बारे में जानते हैं। राजतंत्र, राजतंत्र में क्या होगा, इसमें विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, लेजिस्लेचर, ठीक है, कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव, और तीसरा ज्यूडिशरी, ये सारा का सारा एक ही व्यक्ति के हाथ में होता है। लेजिस्लेचर, ज्यूडिशरी, ये जितने भी पावर है सब एक ही व्यक्ति के हाथ में होगा, तीनों का तीनों। यही हुआ मोनार्की सिस्टम। इसमें यानी कि वो जो विधि निर्माण कर रहा है वो भी एक ही व्यक्ति का, उसका भी हेड एक ही व्यक्ति है, जो उसको लागू करवा रहा है वो भी, और जो न्याय दे रहा है वो भी, सब कुछ वही है। यही है मोनार्की सिस्टम। ठीक है, राजतंत्र जिसको हिंदी में कहते हैं। उसके बाद जो अगला है इसको कहते हैं अल्पतंत्र या गुटतंत्र। अल्पतंत्र या गुटतंत्र, ठीक है, अल्पतंत्र या गुटतंत्र। इसको अंग्रेजी में कहते हैं ओलिगार्ची। इसमें क्या होगा, शासन जो होता है, राज्य का जो शासन होता है, कुछ लोगों के, कुछ फिक्स या फिर किसी गुट के हाथ में होता है। किसी समूह, कोई गुट है, कोई दल है, उसके हाथ में रहेगा, या कुछ लोगों का समूह है। अब जैसे समझिए चीन में किसका शासन होता है, वहां पे कम्युनिस्ट पार्टी का एक गुट का हुआ। कहीं पे कुछ समूह हो जाता है, जैसे कोई अल्प कुछ लोगों का समूह, जैसे तालिबान, वो क्या कुछ लोगों का समूह है, उसी का भी शासन है अफगानिस्तान में। यही हुआ अल्पतंत्र या गुटतंत्र। ठीक है, डिफिनेशन जो होता है लिखा हुआ वो नोट्स में मिल जाएंगे, तो इसलिए समझना है, लिखना है नहीं। तो यही है अल्पतंत्र, गुटतंत्र, यानी जहां शासन क्या हो, राज्य का शासन कुछ लोगों के हाथ में हो। राज्य का शासन जब कुछ लोगों के हाथ में होता है, या कुछ लोगों के समूह के हाथ में हो, या किसी गुट के द्वारा चल रहा हो, ग्रुप के द्वारा, तो उसी को कहा जाता है अल्पतंत्र या गुटतंत्र। अब देखते हैं तीसरा। तीसरा कौन सा है, तो तीसरा है लोकतंत्र। लोकतंत्र, अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं, डेमोक्रेसी, और इसी को जनतंत्र भी कहते हैं। डेमोक्रेसी में क्या होगा,
कि जैसे देखिए इसमें क्या हो रहा है समझे, इसमें राजतंत्र में लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका एक व्यक्ति के हाथ में हो रहा है, इसमें एक व्यक्ति के हाथ में है। इसमें क्या है, ग्रुप्स है, कुछ लोगों का ग्रुप्स है, ये ग्रुप के हाथ में है, इसमें ये तीनों पावर, ये दोनों ये पावर शासन ग्रुप में है, ठीक है। डेमोक्रेसी में क्या होता है, यहाँ पर शासन जो होता है वो जनता के दो हाथ में रहेगा, यहाँ शासन क्या होगा, जनता के पास होगा। अब इसका प्रयोग, इसका प्रयोग, इस शासन का प्रयोग या तो जनता डायरेक्ट करेगी, तो जब डायरेक्ट करती है तो इसी को कहते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी, इसी को क्या कहा जाता है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी। या फिर वो अपना रिप्रेजेंटेटिव के माध्यम से करते हैं, यानी अपने जो जनप्रतिनिधि जिसको कहते हैं, प्रतिनिधियों के माध्यम से करती है। तो जब जनता, जब डेमोक्रेसी में जनता, पब्लिक जब क्या करती है, अपने पावर का प्रयोग अपने रिप्रेजेंटेटिव यानी जनप्रतिनिधि के माध्यम से करती है, तब उसी को क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। ये प्रत्यक्ष, ये अप्रत्यक्ष, इसी को तब क्या कहते हैं, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं लोकतंत्र का अगर सटीक परिभाषा क्या होता है, लोकतंत्र का सटीक परिभाषा है विधि निर्माण, विधि निर्माण यानी कि लॉ, कानून का निर्माण यानी लॉ, मेक ए लॉ, ठीक है। इसमें क्या होती है, जब जनता डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट भाग लेती है, तो उस शासन व्यवस्था को क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं लोकतंत्र, ठीक है। लोकतंत्र की एकदम परिभाषा सिंपल 2 लाइन में, जब विधि निर्माण में यदि जनता सीधे तौर पे डायरेक्ट या फिर अप्रत्यक्ष रूप से यानी इनडायरेक्ट भाग लेती है, पार्टिसिपेट करती है, तब कहा जाता है कि शासन प्रणाली क्या है, वो है लोकतंत्र, ठीक है। इसके बारे में हम लोग आगे और डिटेल से पढ़ेंगे लोकतंत्र के बारे में, इसके प्रकार, हर चीज, इसके कितने स्वरूप है, ठीक है, गणतंत्र से इसका क्या संबंध है, ये सब हम लोग, लोकतंत्र का एक अलग टॉपिक होगा तो उस पर हम लोग पढ़ेंगे। अभी हम लोगों को इतना ही समझना, क्योंकि अभी हम लोगों का टॉपिक क्या है, शासन प्रणाली के विभिन्न स्वरूप। तो ये समझ गए, शासन समूह में शामिल व्यक्ति के आधार पर समझ गए 3 होते हैं। पहला राजतंत्र, इसमें क्या होगा, एक ही व्यक्ति के हाथ में सारा शक्ति केंद्रित होता है। दूसरा अल्पतंत्र या गुटतंत्र, इसमें एक गुट या कुछ लोगों के समूह के हाथ में होता है। तीसरा लोकतंत्र, इसमें समस्त जनता के हाथ में होता है। तो ये समझते चले गए। अब हम लोग देखते हैं किसी अन्य आधार पर, ये तो एक आधार पर हम दिए, अब दूसरे आधार पर हम लोग देखेंगे। दूसरा आधार क्या है, दूसरा है वैधता के आधार पर, शासन का वैधता के आधार पर, ठीक है। नोट जो है वो आप लोगों को मिल ही जाएंगे, इसके लिए लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ क्लास वो हार्ड व सॉफ्ट कॉपी मिल ही जाएंगे। तो दूसरा क्या है, वैधता के आधार पर, वैधता के आधार के मतलब कि किसको वैलिड मान करके वो शासन चला रहा है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं पहला प्रकार, हम लोग वैधता के आधार पर हम लोग पहला प्रकार देख रहे हैं। पहला प्रकार हो जो है धर्मतंत्र, थियोक्रेसी, ठीक है, धर्मतंत्र, थियोक्रेसी। इसमें क्या होता है कि जो धर्मतंत्र में शासन जो है
शासन में क्या किया जाता है कि इसके लिए किसी धार्मिक ग्रंथ को, रिलीजियस पुस्तक को आधार मान लिया जाता है। ठीक है, ये क्या होता है, सरकार जो होती है वो धार्मिक ग्रंथ जो रिलीजियस बुक है उसके आधार पर शासन चलाती है। जो इसको एग्जाम्पल के तौर पे सरकार की जो वैधता होती है वो धर्म के आधार पर होती है। इसका एग्जाम्पल सबसे अच्छा वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी दुनिया का सबसे छोटा देश, सबसे छोटा आबादी का देश, और वहां पे जो पोप होते हैं वही क्या होता है, उसका पूरा गवर्नेंस वहां उसका उनके हाथ में होता है। तो यही है धर्म तंत्र। जब शासन का क्या होता है, आधार जो होता है, जब सरकार का आधार क्या होता है, वो किसी धार्मिक ग्रंथ, रिलीजियस बुक पढ़वा जाए, रिलीजियस बुक पढ़ो, उसी को कहते हैं धर्म तंत्र, थियोक्रेसी। ठीक है, दूसरा होता है कुलीन तंत्र। कुलीन तंत्र, इसको अभिजात्य तंत्र भी कहते हैं। ठीक है, अंग्रेजी में इसी को कहते हैं अरिस्टोक्रेसी, अरिस्टोक्रेसी। तो इसमें क्या होता है कि जो शासन का जो आधार जो होता है उसमें क्या किया जाता है, इस आधार पर शासन जो चलता है वो उच्च कुल के जो लोग हैं, वहां के जो उच्च कुल के जो लोग हैं वो चलाता है। जो जो एक कह सकते हैं जो हायर हेरिटेज जिनके पास है, उच्च कुल, उच्च राजवंश या उच्च वंश भी कह सकते हैं। ठीक है, वो जो होता है वही उसको शासन चलाता है, जो वहां का सुप्रियर है। जैसे मान के चलिए 10 समूह है, 10 समूह में जो एक समूह ऐसा है जो कि उच्च है, जो सुप्रियर है, वही क्या करेगा, वो शासन चलाएगा। तो इसी को कहते हैं कुलीन तंत्र या अभिजात्य तंत्र। इसी को कहा जाता है कुलीन तंत्र या अभिजात्य तंत्र। अंग्रेजी में इसी को कहते हैं अरिस्टोक्रेसी। तिब्बत इसका एग्जाम्पल था, अभी भी कुछ देशों में है। सामान्यतः अब ये प्रचलन बहुत सारे देशों से हट चुका है, और तिब्बत में यही था। हालांकि अब तिब्बत कह सकते हैं कि देश अब वो कल्चरल रूप से है, दिमाग में है, लेकिन राजनीतिक रूप से अभी उसका कोई विशेष अस्तित्व नहीं है। कुछ देश मानते हैं, कुछ देश नहीं मानते। जो चीन के समर्थक देश है वो नहीं मानते हैं, जो चीन के कट्टर विरोधी देश है वो अभी भी मानते हैं कि नहीं, तिब्बत देश है जो कब्जा किया हुआ है चीन। तो इस तरीके की तिब्बत की भी ये स्थिति है। अब तीसरा हम लोग देखते हैं, तीसरा है फिर राजतंत्र। यहाँ भी राजतंत्र आता, उधर भी है, यहाँ भी। तो यहाँ पर शासन का आधार क्या होगा कि एक व्यक्ति के हाथ में होगा, कोई वन पर्सन है, उसी के पास सारा पावर है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी यानी विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, और वो जो बोल दिया वही शासन है। वो जो बोलेगा वही शासन है, पूरा शासन उसी के पावर, आधार, शासन का आधार वही एक व्यक्ति है। ठीक है, तो यही हो गया राजतंत्र। उसके बाद फिर, उसके बाद कौन सा है, राजतंत्र के बाद फिर यहां भी आता है लोकतंत्र। ठीक है, तो लोकतंत्र जब ही आ गया तो डेमोक्रेसी परिभाषा समझ चुके हैं पहले ही, तो समझ गए थे। तो यहाँ पर क्या होगा, शासन का आधार कौन होगा, पब्लिक, पीपल, जो वहां का लोग है। ठीक है, जो जनता है वही होगा शासन का आधार, यानी विधि निर्माण सब कुछ, सारा पूरा पावर किसके हाथ में है, जनता के पास है। अब जनता इस पावर को डायरेक्ट यूज करे या फिर अपने रिप्रेजेंटेटिव यानी अपने जनप्रतिनिधि से करे, वो वहां की व्यवस्था पर है। वो आगे हम लोग लोकतंत्र पढ़ेंगे तो समझेंगे। तो ये हो गया वैधता के आधार पर। ठीक है, ये सबका नोट्स मिल जाएगा, इनको किसी को भी इसमें लिखने का जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। अब देखते हैं हम लोग संविधान के आधार पर। ठीक है, ये तो हो गया एक पढ़े समूह में व्यक्ति, समूह के आधार पर।
कि संख्या, सॉरी, समूह में संख्या के आधार पर, जो शासन जो समूह चला रहा है उसके संख्या के आधार पे। एक हम लोग देखें वैधता के आधार पर, इसको कह सकते हैं कि सोर्स, शासन का जो पावर का जो सोर्स है, शासन का सोर्स कहाँ से है, वैधता के आधार पे हम लोग कह सकते हैं सोर्स कहाँ से। जैसे ये क्वेश्चन आ जाता है कि भारत की संविधान का या शासन का शक्ति का अंतिम स्रोत कौन है। स्वाभाविक है, यह डेमोक्रेसी है तो जनता ही होगी। प्रस्तावना में भी इसका वर्णन कर दिया गया है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर। कॉन्स्टिट्यूशन, बेस्ड ऑन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, संविधान के आधार पर, संविधान के आधार पर या संविधान के साथ संबंध के आधार पर, ऐसे भी कह सकते हैं, संविधान के साथ संबंध के आधार पर। इसमें दो टाइप्स के आते हैं। पहला संविधानवाद, दूसरा गैर संविधानवाद। कॉन्स्टिट्यूशनल और दूसरा नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल। दूसरा नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल यानी गैर संविधानवाद। ठीक है, तो अब देखते हैं संविधानवाद और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल। तो संविधानवाद में क्या होता है कि ये इसको कह सकते हैं कानून का शासन, यानी कि इसमें जो शासन चलाया जाता है, तो शासन चलाने के लिए आप कह सकते हैं कि एक समुच्च, मतलब शासन का एक मतलब एक ग्रंथ कहिए या फिर एक विधि का एक संहिता होता है। और हर व्यक्ति, जो आप इसको कहिए हर व्यक्ति उसके अंदर है, यानी कि इसमें चाहे वो कोई भी समूह है या कोई व्यक्ति है या सबके सब क्या होगा, वो एक रूल बुक है और रूल बुक के अंदर है, और रूल बुक में चेंज भी होगा तो रूल के अनुसार होगा। जैसे भारत का संविधान है, तो भारत में जो भी है सब संविधान के अंतर्गत है, संविधान के अंडर है। और यदि कॉन्स्टिट्यूशन में जो भारत का संविधान है, यदि उसमें चेंज करना है, तो वो क्या होता है कि संविधान जो हो उसके लिए भी रूल है। आप अपने मन से संविधान में चेंज नहीं कर सकते, संविधान में भी चेंज करने का प्रोसेसिंग है, रूल है, उसके अकॉर्डिंग ही कर सकते हैं। यानी कि कह सकते हैं कि जब किसी देश में संविधान सर्वोच्च हो गया, तब उसको कहते हैं संविधानवाद, कॉन्स्टिट्यूशनल। गैर संविधानवाद, जैसे जहां पे तानाशाही शासन है, मिलिट्री शासन है, यानी कि सैनिक शासन, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि शासन का कोई कोई ऐसा समुच्च नहीं है जिसको सर्वोच्चता प्राप्त है, यानी कोई ऐसा बुक या फिर ऐसा कुछ भी कोई नियम का रूल का जो एक होता है, रूल बुक कहिए या विधि संहिता कहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको सर्वोच्चता सुपीरियर प्राप्त है, ऐसा है नहीं। अब मिलिट्री शासन जैसे होता है, अब वहां पे मिलिट्री जैसा चाह रही है वैसा हो रहा है, चेंज करना भी उसके हाथ में है, तानाशाही है। अब जैसे नॉर्थ कोरिया, वो जैसा इच्छा करता है वैसा होता है, वहां संविधान बदलना भी है तो उसी के हाथ में है, जो बोला वही हुआ। तो यही हो गया आपको गैर संविधानवाद। अब राजतंत्र की यदि बात करें, तो राजतंत्र का तो अभी तो कोई अस्तित्व ज्यादा वैसा रहा नहीं पुराने राजतंत्र की तरह। सामान्यतः जहां राजतंत्र है भी तो वहां भी लोकतंत्र देखा जाता है, वहां भी अब मिनिस्ट्री ऑफ जो मतलब कि जो मंत्रियों का परिषद होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होता है। तो ये सब चीजें जो होती है आपको,
राजतंत्र में आज के डेट में देखा जाता, तो आप कह सकते हैं कि राजतंत्र, आप कुछ राजतंत्र ऐसे भी इतिहास में देखा जाता था कि जहाँ रूल बुक होता था और राजा भी उसके अकॉर्डिंग चलता था। जैसे कि मौर्य काल में अर्थशास्त्र वो क्या था, शासन संबंधी पुस्तक था और राजा को उसी के अकॉर्डिंग चलना होता था। और भी बहुत सारे ऐसे राजतंत्र में देखा, और कुछ राजतंत्र ऐसे भी देखे गए हैं जहाँ, जिसको आप कह सकते हो वो गैर संविधानवाद में उसको रख सकते हैं, जहाँ ऐसा कुछ नहीं होता था, जो राजा बोला उसी के अकॉर्डिंग हो रहा, सारा पावर राजा के हाथ में होता था। तो सबका अपना, अब राजतंत्र का दोनों ही रूप में आप समझ सकते हैं, लेकिन इसलिए इसको यहाँ नहीं लिखा गया। बाकी जैसे तानाशाही, मिलिट्री शासन, ये सब क्या हो जाता है, वो सब गैर संविधानवाद में आता है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के संबंध के आधार पे आप समझ गए। अब एक और इसके अलावा कुछ और इसके पार्ट है, इसके अलावा शासन के कुछ और पार्ट है, जैसे कि भीड़ तंत्र। ये शब्द आजकल भारतीय राजनीति में ये शब्द ज्यादा सुनने को मिलते हैं, अब उसको समझते हैं भीड़ तंत्र क्या है। इसको कहते व्यवहार के आधार पर, व्यवहार के आधार पर शासन के स्वरूप, व्यवहार के आधार पर। ठीक है, व्यवहार के आधार पर शासन के स्वरूप। तो व्यवहार के आधार पर क्या है, इसमें कई मिलेंगे पढ़ने को। जैसे एक होता है भीड़ तंत्र, मोबोक्रेसी। मॉब लिंचिंग शब्द यहीं से आया है, यहीं से आया मॉब लिंचिंग वर्ड, मॉब लिंचिंग। ठीक है, यहीं से आया है मोबोक्रेसी। यानी कि जब निर्णय, जब शासन के से संबंधित निर्णय क्या होता है, कुछ लोगों का भीड़ भीड़ द्वारा किया जा रहा है, या लोग भावनात्मक आधार पर, लोग तर्क के आधार पे ना करके, लॉजिक के इस पे ना करके, भावनात्मक आधार पे कर रहा है, लॉजिकली नहीं कर रहा है, वो इमोशनली कर रहा है। इसको ऐसे समझे कि जैसे कोई क्राइम किया, ठीक है, तो नियम क्या है भाई, क्राइम किया उसके लिए व्यवस्था है, आप उसको कंप्लेन कीजिए, उसको सजा देने के लिए जुडिशरी है, सब कुछ है। लेकिन अब भीड़ क्या क्या है दिया, कोर्ट, वो हिंदी फिल्म में कोर्ट जब सजा देगी तो देगी, अभी तो इसे सजा मैं दूंगा। तो वही वो जो है ना, कोर्ट जब देगी देगी सर, इसको सजा तो मैं दूंगा, वही है मोबोक्रेसी, भीड़ तंत्र। 10 लोग मिला, ठीक है, 10 लोग मिल करके, अब जैसे कोई चोरी किया या कुछ भी किया, हम उसको कानूनी प्रक्रिया ना दे करके क्या किया गया, उसको मिल करके मारा पीटा, कहीं जान भी मार दिया जाता है, तो उसी को कहा जाता है मोबोक्रेसी, भीड़ तंत्र। तो भीड़ तंत्र सिर्फ जान लेने तक नहीं है, यहाँ हम जैसे पहले ही बोले, परिभाषा क्या बोले, जब आप शासन में निर्णय तर्क तरीके, तार्किक तरीके से ना लेकर के भावनात्मक तरीके से या गैर तार्किक तरीके से लेते हैं, तो वो क्या है, वो भीड़ तंत्र है। तो अब देखिए, वोट देना भी शासन का हिस्सा है, कहने का समझिए, लोकतंत्र है, जैसे भारत को लेके चलते हैं, भारत में लोकतंत्र है, लोकतंत्र में विधि निर्माण किसके हाथ में है, जनता के हाथ में है, विधि निर्माण जनता के हाथ में है। अब ये होता क्या है, जनता या तो इस पावर का प्रयोग वो डायरेक्ट करेगी या इनडायरेक्ट करेगी, ठीक है। इनडायरेक्ट में क्या होता है, हम लोग जनप्रतिनिधि चुनते हैं। अब इंडिया में कौन सा डेमोक्रेसी है, इनडायरेक्ट है। हम लोग क्या कर रहे हैं, अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन के भेजते हैं। अब यानी कि आप जो वोट देने जा रहे हैं, वो शासन का एक पार्ट है, वोट देना शासन का एक पार्ट है, क्योंकि आप किसी एमपी को नहीं, आप अपने बदले कानून बनाने वाले को भेज रहे हैं। यानी आपका जो पावर है कानून बनाने का, वो पावर का यूज करने के लिए आप किसी को भेज रहे हैं। आप किसी नेता को चुनना, एमपी को चुन नहीं चुन रहे आप, यहां समझिए कि मेरा जो पावर है,
क्योंकि हमारा देश डेमोक्रेसी है, तो डेमोक्रेसी में कानून बनाने का पावर मुझे है, लेकिन मैं स्वयं ना जाकर के अपने प्रतिनिधि को भेज रहा हूं। ये है हमारे यहाँ का व्यवस्था। तो यानी कि वोट डालना शासन का फर्स्ट स्टेप है। तो आप हम लोग जो वोट डालने जाते हैं, शासन वहीं से शुरू होता है, शासन का ABCD वहीं से शुरू है। तो वोट डालना फर्स्ट स्टेप है। वहां पर आप अपने वोट डाल के क्या करें, अपने पावर का प्रयोग कर रहे हैं। अपने पावर का, आपके पावर का कौन प्रयोग करेगा, उसको भेज रहे हैं। तो यदि वोट लॉजिकल तरीके से ना, या आप जो रिप्रेजेंटेटिव चुन रहे हैं लॉजिकल तरीके से ना चुन करके आप इमोशनली तरीके से, भावनात्मक आधार पर चुनते हैं, जैसे कि ये हमारा जाति का है, ये हमारे धर्म का है, या ये मेरे परिवार का है, या फिर ये हमको खिलाता पिलाता है, या फिर ये आदमी ऐसा है कि अगर कल जैसे थाना कचहरी का चक्कर लगे या पुलिस उलिस का चक्कर लगे तो ये हमको बचा लेता है, जमानत दिलवा देता है। ये सब आधार पर अगर आप वोट डाल रहे तो इसका मतलब क्या है, आप लोकतंत्र नहीं, आप भीड़ तंत्र में जी रहे, क्योंकि आप अपने पावर का यूज नहीं कर रहे हैं। जो आपका पावर है, आप जो पावर का जो आप यूज करने जिसको दे रहे हैं वो सही जगह नहीं दे रहे, लॉजिक तरीके से नहीं दे रहे हैं, बल्कि आप शासन में जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं भावनात्मक आधार पे कर रहे हैं। तो वो भी क्या हुआ, वो भी भीड़ तंत्र है। सिर्फ किसी का जान लेना ही मॉब लिंचिंग नहीं है। अगर आप गलत तरीके से वोट डाल रहे हैं, गैर तार्किक तरीके से, लॉजिकल तरीके से नहीं कर रहे हैं वोटिंग, आप इमोशनली आधार पर, भावनात्मक आधार पर वोट डाल रहे हैं कि नहीं फलना नेता मेरा घर में आया था, खाना खा के गया था, भले वो करप्ट है लेकिन मेरे घर में खाना खा के गया था, इसलिए हम उसी को वोट देंगे, मेरा जाति का है। तो आप लोकतंत्र में नहीं, भीड़ तंत्र में जी रहे हैं, और वो भी आप क्या कर रहे हैं, डेमोक्रेसी के साथ मॉब लिंचिंग कर रहे हैं। तो इसलिए लोकतंत्र की हत्या के लिए किसी एक व्यक्ति, किसी एक नेता पर दोष देने से पहले पब्लिक को खुद पे भी देख लेना चाहिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं। तो एक हो गया भीड़ तंत्र, ठीक है। अब हम लोग दूसरा देखते हैं। एक तो हो गया भीड़ तंत्र, अब हम लोग है दूसरा है इसमें व्यवहार क्या, धन तंत्र। धन तंत्र, प्लूटोक्रेसी। जब शासन में क्या होता है, जब शासन किसके हाथ में हो, समाज के धनी लोगों के हाथ में आ जाए। आप इसको ऐसे समझिए, अब जैसे मान के चलिए इंडिया में रूल बना दिया, वोट डालने का अधिकार उसी को होगा जिसका बैंक बैलेंस इतना होगा, जिसके पास इतना जमीन होगा, इस तरह का कर दिया जाए तो कहिए धनतंत्र है। यानी जब शासन का अधिकार, शासन में सिर्फ धनी लोगों का पहुंच हो जाए तो उसी को कहते हैं धनतंत्र, प्लूटोक्रेसी। समझ में आ रही है सुधा, जी समझ में सर। आ रही है। जी चलिए, सर। अब है औसत तंत्र। तीसरा है औसत तंत्र, मीडियोक्रेसी। जब शासन जो होता है औसत दर्जे के लोगों के हाथ में आ जाए, कह सकते हैं कहीं ना कहीं भीड़ तंत्र से निकल के आता है। मतलब ऐसे लोगों को जिसके पास कोई स्किल नहीं है, बन गया है, क्यों, तो भाई उसके पास MLA का समर्थन है, MP का समर्थन है, बना दो। अब ऐसा समझिए, कोई व्यक्ति जिसपे कि हजारों लोगों का, या फिर कह सकते कई लोगों का हत्या का आरोप है, अब उसको स्वास्थ्य विभाग दिया जा रहा है, तब उसको क्या कह सकते हैं। या फिर ऐसा व्यक्ति जिसको कोई अनुभव है नहीं, इसको ऐसे समझे कि कोई व्यक्ति है, वो इंडिया से बाहर पढ़ाई लिखाई किया, सब कुछ किया, कभी इंडियन लोगों के साथ रहा नहीं, बस किताबी बातें जितना सीख लिया सीख लिया, इंडिया आया, ठीक है, भीड़ तंत्र है। अच्छा, फलना नेता का बेटा है, वो नेता का, अपना जाति का नेता का बेटा है, बड़ा नेता का बेटा है, लोग सपोर्ट किया, वोट भी मिल गया। अब चूंकि बड़े बैकग्राउंड से है तो मिनिस्ट्री भी मिल गया, पार्टी में पहुंच है। अब मिनिस्ट्री मिल गया लेकिन उसको इंडिया का कोई अनुभव
है नहीं, क्योंकि वो यहाँ कभी रहा नहीं, लोगों का प्रॉब्लम का उसको समझ में नहीं आया, क्या चाहिए नहीं चाहिए, लोगों को क्या जरूरत है। तो जब शासन में ऐसे लोग जाने लगे, तब कहिए शासन क्या है, व्यवहारिक आधार पे कह सकते हैं वह शासन चल रहा है औसत तंत्र, मीडियोक्रेसी। ठीक है, ये सब देखिए, ये सब ऐसा है ना, पहले क्या बोले, व्यवहार के आधार पर, ये सब कोई कानूनी नहीं है। ये आपको हर देश में देखने को मिल सकता है, या किसी देश में नहीं, या किसी जैसे भारत में भी हो सकता है कि कभी आपको भीड़ तंत्र देखने को मिले, कभी धन तंत्र। मेरे विचार से तो जब से देश आजाद हम लोग भीड़ तंत्र में ही जी रहे हैं, क्योंकि यहाँ ज्यादातर लोगों का जो वोटिंग करने का सिस्टम है क्या है, भावनात्मक आधार पर, जैसे धर्म को देख के, जाति को देख करके, रिश्तेदारी को देख करके, योग्यता सबसे बाद में देखते हैं। इसलिए ये तो कहना गलत है कि भीड़ तंत्र में हम लोग नहीं जी रहे, हो सकता है कुछ लोग नहीं जी रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों के कारण सभी लोग जी रहे हैं। उसके बाद अब तो भीड़ तंत्र से क्या हो गया, कोई ऐसा व्यक्ति बन गया जो उस योग्य नहीं है, सरकार में वो शामिल भी हो गया, तो आप कह सकते हैं कि वहां क्या चल रहा है, औसत तंत्र चल रहा है, मीडियोक्रेसी। एक ये हो गया। अब औसत तंत्र के बाद देखते हैं निरंकुश तंत्र, ऑटोक्रेसी। ये सब व्यवहार के आधार पर है, ऐसा नहीं कि आप कहिए कि इसका एग्जाम्पल कौन है, इसका कोई, ये सब व्यवहार के आधार पे जो हम लोग शासन का व्यवहारिक रूप देखते हैं उसके आधार पर इसको बांटा जाता है। तो व्यवहार के आधार पर एक आता है कौन, निरंकुश तंत्र, ऑटोक्रेसी। विपक्ष वाला अक्सर आरोप लगाता है शासन पूरा निरंकुश हो गया, मतलब जिनके हाथ में शासन है उस, यानी जो लोग शासन चला रहा है, शासन चलाने में शामिल है, वो अंकुश में नहीं है। लगाम कहते हैं जिसका हाथ में लगाम नहीं, यानी कि सब अपने मनमानी तरीके से कर रहा है, पुलिस अपने मनमानी तरीके से कर रहा है, अब मंत्री है अपने मनमानी से तरीके से कर रहा है, कोई प्राइम मिनिस्टर का बात सुन नहीं रहा है, जिसको जो मन हो रहा है मंत्रालय में किए जा रहा है, घोटाला पे घोटाला किए जा रहा है। अब प्राइम मिनिस्टर कुछ कर नहीं पा रहा है या कर नहीं रहा है, यानी शासन पे कोई अंकुश नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है। अब ऑफिसर्स है, अधिकारी है, सब क्या कर रहा है, वो अपने हिसाब से चला रहा है, जिसको जो मन आया कर रहा है, जिसको मन हुआ ऑफिस आए, नहीं हुआ नहीं आए, डील हो रहा है नहीं हो रहा, देश कहाँ जा रहा है कोई मतलब नहीं। तो जब व्यवहारिक रूप से जब शासन में ऐसा दिखने लगे, तभी क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं निरंकुश तंत्र, ऑटोक्रेसी। ठीक है, उसके बाद अब इसका है गुण तंत्र या योग्यता तंत्र। गुण तंत्र या योग्यता तंत्र, नाम से ही समझ गए, यानी कि जब शासन में ऐसे व्यक्ति हो जो लोग हो जो कि उसका एक्सपर्ट हो, यानी मान के चलिए कोई स्वास्थ्य मंत्रालय देख रहा तो वो मेडिकल से कोर्स किया हुआ है, या फिर वो मेडिकल विभाग में कार्य किया हुआ है, या उससे पहले वो उस क्षेत्र में अनुभव है। जैसे कोई व्यक्ति मान के चलिए राज्य में स्वास्थ्य मंत्रालय देखा, वो भले वो डॉक्टर नहीं है, मेडिकल का जानकार, लेकिन वो स्वास्थ्य मंत्रालय देखा है, उसको उसको वहां का अनुभव है और उसमें वो अच्छा खासा कार्य किया, उस राज्य का स्वास्थ्य का स्थिति में अच्छा सुधार किया, स्वास्थ्य का क्षेत्र में। अब वो क्या किया कि जैसे सेंट्रल कैबिनेट में गया, वो पूरा देश का जिम्मा आया, तो हाँ चलिए ठीक है, आप वहाँ राज्य में अच्छा आप संभाले थे, अब इसलिए इसको सेंट्रल में भी पूरा हेल्थ का सेक्टर दिया जाए, ताकि जैसे ये राज्य में चेंज किया वैसे स्टेट में भी करे, ये कंट्री में पूरा देश में करे। तो ये जब व्यवस्था आ जाए, तब उसको कहते हैं योग्यता तंत्र। जरूरी नहीं कि इसका मतलब ये भी ना समझे कि अब स्वास्थ्य विभाग जब कोई डॉक्टर हो उसी को दे, उस हिसाब से फिर सड़क विभाग जो सिविल इंजीनियर, वैसे मतलब वैसे लोग जो इस उस क्षेत्र में एक्सपर्ट है। अब जैसे एग्जांपल में वर्तमान में देखते नितिन गडकरी, वो लंबे समय से स्वास्थ्य ये सड़क परिवहन देख रहे हैं, पहला का सरकार का कार्यकाल में भी, मोदी सरकार का दूसरा में। नितिन गडकरी सड़क परिवहन आज से नहीं देख रहे हैं, जब वो महाराष्ट्र सरकार का भी हिस्सा हुआ था तब भी देख रहे थे, उनको एक लंबा एक्सपीरियंस है। उसी का नतीजा है कि आज इंडिया में काफी अच्छे अच्छे हाईवे बन गए, एक्सप्रेस वे बन रहे हैं और काफी तेज गति से बन रहे हैं। तो इसका रीजन क्या रहा है, क्योंकि जो उस मंत्रालय को संभाल रहा है वो उस क्षेत्र में एक्सपर्ट है और लंबे समय से है। इसी को कहा जाता है गुण तंत्र या योग्यता तंत्र। उसके बाद एक और है
उसको कहते हैं वृद्ध तंत्र। इसमें क्या होता है, जब शासन समूह में सीनियर लोग सिर्फ रहे, सीनियरिटी के आधार पर हो, उसको कहते हैं वृद्ध तंत्र। वैसा कुछ होता नहीं है, बहुत कम ऐसा देखा जाता है आज के डेट में एग्जाम्पल। तो ये क्या है, ये शासन प्रणाली का विभिन्न स्वरूप है हम लोगों का व्यवहार के आधार पर। तो ये सब समझ चुके हैं। कोई क्वेश्चन सुधा? यहाँ तक कोई क्वेश्चन है सुधा? नहीं सर, समझ गया। नहीं है। अब कल हम लोग पढ़ेंगे, कल के क्लास में जो पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे लोकतंत्र का, लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, उसके टाइप्स, और उसका जो विकास हुआ, जो वो डेवलप किया धीरे धीरे, पांच लगभग सारे देश में कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से डेमोक्रेसी दिखने को मिलते हैं। गुटतंत्र भी जहाँ है वहां भी कह सकते हैं कि छुपी हुई डेमोक्रेसी, मतलब वहां भी शासन प्रणाली में भले एक पार्टी का शासन चला रहा है, लेकिन उस पार्टी में उस देश का कोई भी नागरिक तो आ ही सकता है। तो हम लोग कल पढ़ेंगे लोकतंत्र के बारे में, लोकतंत्र, लोकतंत्र के प्रकार, अलग अलग स्तर पर, और कैसे कैसे लोकतंत्र का जो होता है वो डेवलप करता गया, इसके बारे में कल पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, आज हम लोग क्लास यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। पुराना क्लास आप शामिल नहीं हुए थे, उसको रिकॉर्डेड देखे? 2 देखे सर, 1 वीडियो बाकी है। अच्छा, हम तो देख रहे हैं कि अभी प्ले लिस्ट में आपका सीन नहीं किए हैं। सर हम यूट्यूब पे देख रहे थे। अच्छा, यूट्यूब पे देख रहे थे, ये भी एक अच्छा है। चलिए ठीक है, तो फिर कल हम लोग जो है, और आपका आंसर राइटिंग कॉपी शायद चेक नहीं हुआ, 2 कॉपी है ना? 1 ही पूरा है सर। एक ही है, तो ठीक है, आगे लिखिए, कल फिर चेक करते हैं सारा। ठीक है, ठीक। चलिए ठीक।